नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन पथरिया बुंदेलखंड से। आप सोचिए जरा, क्या आज के दौर में कोई इतना बड़ा शहर बसाया जा सकता है जो दिल्ली से 2 गुना बड़ा हो और दुबई और चाइना के शंघाई जैसे शहरों से आधुनिक हो? जी हाँ, ऐसा शहर इंडिया में बसाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहमदाबाद के पास गुजरात में बसने जा रहा है ऐसा ही एक शहर। जी हाँ, जहाँ जमीन हजारों साल से वीरान पड़ी हुई थी। वो एक ऐसी दलदली जमीन थी जहां इंसान का नामो निशान भी नहीं था। पर आज ऐसा वक्त आ चुका है कि जिस जगह पर लोग अपनी बेटियों की शादी करने से कतराते थे, और सबसे घबराने वाली बात यह है कि वहां शादी की गई लड़कियां, जिनकी शादी उस जगह होती थी, उस दलदली जगह या उस बंजर जगह होती थी, वो लड़कियां उस जगह को कोसती थी, अपने परिवार को कोसती थी कि ये मुझे कहां भेज दिया। जी हाँ, ऐसी जमीन पर बसाया जा रहा है शंघाई और दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर देने वाला शहर, जिसका नाम है धुलेरा। दोस्तों, धुलेरा की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का एक ऐसा स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी खड़ा करने का सपना जो शंघाई को टक्कर देने के लिए तैयार है। और ये शहर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धुलेरा का जो कुल क्षेत्रफल है 920 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2 गुना है। ये शहर दुबई, सिंगापुर जैसे शहरों से ज़्यादा डेवलप होगा। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आधुनिक होगा कि सड़कें, बिजली, पानी की लाइनें मानो इस तरह बिछाई जा रही हैं कि भविष्य में कम से कम 200 साल तक यहाँ खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन कामों के लिए। धुलेरा की इस जादुई तरक्की ने वहाँ की ज़मीन की कीमतों में ऐसी आग लगाई है कि ज़मीन की कीमतें 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है। जिस बुजुर्ग की, जिस परिवार की जमीन की कीमत कुछ साल पहले महज 1 लाख रुपए हुआ करती थी, आज उस जमीन की कीमत 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में वो लेकर खड़े हैं। जहां कभी सन्नाटा पसरा हुआ था, आज वहां दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां अपना प्लांट लगाने की होड़ मचा रही हैं, क्योंकि यहां अपना खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है और 7,000 करोड़ की लागत से बनने जा रही है मेट्रो, ताकि अहमदाबाद से धुलेरा का सफर 45 मिनटों में तय किया जा सके। आबादी के रहने के लिए घर नहीं, विला बनाए जा रहे हैं। पीने के लिए 12 लाख लीटर की 12 टंकी बनाई गई हैं। इसके अलावा रिवर फ्रंट हाईटेक अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, ये सब बनाए जा रहे हैं। गुजरात के धुलेरा में भारत की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है। टाटा समूह धुलेरा में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहा है। दोस्तों, धुलेरा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच का ही एक बहुत बड़ा नतीजा है कि आज धुलेरा दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। मोदी जी की मेहनत ने आज धुलेरा को सिंगापुर, दुबई से टक्कर लेने वाला इंडस्ट्रियल हब बना दिया है, जो 25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार सीधे तौर पर देगा और 50 से 60 हजार लोगों को इनडायरेक्ट माध्यम से रोजगार पहुंचाएगा। दोस्तों, अब आता हूं मैं अपने असल मुद्दे पर। आप अपनी नजर घुमाकर जरा मध्य प्रदेश और खास करके बुंदेलखंड की तरफ देखिए। यहाँ भी 2003 से लेकर अब तक बीच के कुछ महीनों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में उसी पार्टी का राज है। पहले उमा भारती जी आई, फिर बाबूलाल गौड़ जी आए और उसके बाद फिर शिवराज मामा जी आए। शिवराज मामा जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ शासन किया है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की लाचारी किसी को नजर भी नहीं आई। मध्य प्रदेश के में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनमें से किसी के मन में वो विजन नहीं आया जो नरेंद्र मोदी जी के मन में आया उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही। और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को मजबूत बनाने की फैक्ट्री बना डाला। वहाँ धुलेरा में सिंगापुर और दुबई जैसा चकाचौंध वाला भविष्य तैयार हो रहा है। वहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। अडानी ग्रुप ने 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5,95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है और लगभग 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ होने जा रहा है। लेकिन एक तरफ धुलेरा में इतना बड़ा शहर बसाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है,
तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और दूसरी तरफ वैसी ही जमीन बुंदेलखंड में है, वैसा ही माहौल बुंदेलखंड में है जैसा धुलेरा में हुआ करता था। लेकिन बुंदेलखंड की तरफ मानो हमारी सरकारों की नजर ही नहीं जाती है। हमारी सरकारें सोचती भी नहीं है कि बुंदेलखंड के लिए कभी एक अच्छी फैक्ट्री लगाई जाए, वहां पर उद्योग धंधे लगाए जाएं, लोगों को बिजनेस करने के लिए माहौल बनाया जाए। ऐसा क्या हमारी सरकारें सोचती हैं बुंदेलखंड के लिए? आप खुद सोचिए, एक तरफ समंदर भरा जा रहा है और दूसरी जगह हमें बोला जाता है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश का सालाना बजट गुजरात की सालाना बजट से कुछ ज्यादा ही है। अगर दोनों के बजट को कंपेयर करें तो 2026-27 में मध्य प्रदेश का सालाना बजट 4.38 लाख करोड़ है और वहीं गुजरात का सालाना बजट 4.8 लाख करोड़ है। लेकिन फर्क है विजन का, फर्क है काम करने की नीयत का। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, तो पैसे को पैसे ही खींचता है। सारी नदियां भी अपना सारा पानी समुद्र में ही गिराती हैं, जबकि समुद्र में पानी की कोई कमी नहीं होती। लेकिन कोई भी नदी अपना पानी उस जगह नहीं ले जाती जहां पर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये कुदरत का नहीं बल्कि सत्ता का बनाया हुआ वो इकोसिस्टम है जहां प्यासे को जहर और समंदर को अमृत पिलाया जा रहा है। नदियों का समंदर में मिलना तो फिर भी भूगोल ही है, लेकिन देश के सारे निवेश का एक ही दिशा में मुड़ जाना साफ साफ तौर पर पॉलिटिकल मैप की करामात ही है। अब गुजरात को ही ले लीजिए, गुजरात के पास क्या नहीं है। अहमदाबाद से लेकर कच्छ तक जहां उद्योगों की ऐसी लाइन लगी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सूरत में हीरा, मोरबी में टाइल्स, जामनगर में तेल, अहमदाबाद में टेक्सटाइल और बड़ौदा में पेट्रोकेमिकल और इंजीनियरिंग उद्योग हैं। फिर भी जब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वो सारा का सारा पैसा कहाँ लगाया जाता है? फिर गुजरात में लगाया जाता है। दूसरी तरफ बुंदेलखंड की धरती पर जो सदियों से खून पसीना बहाना जानती है, वहां इंडस्ट्री के नाम पर धूल और नेताओं के खोखले वादे उड़ते रहते हैं। एक फैक्ट्री तक नहीं लगाई जाती है 20-20, 25-25 सालों में। यहाँ का युवा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाता है और गुजरात में जाता है, मुंबई में जाता है, दिल्ली जाता है और तरह तरह की परेशानियां झेलकर जीवन जीता है। दोस्तों, हमने मांगना छोड़कर बस सरकारी खैरात और पैकेजों पर तालियां बजाना सीख लिया है। जब तक हम सीना ठोककर ये नहीं पूछेंगे कि साहब टाटा का प्लांट हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकता, अडानी जी का 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड क्यों नहीं आ सकता, तब तक आपकी और हमारे गरीब परिवारों की जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आपको इनसे सवाल करना होगा, सरकारों से सवाल करना होगा, नेताओं से सवाल करना होगा कि हमारी बुंदेलखंड की जमीनों पर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या समस्या है जो वहां दलदली जमीन पर इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में आप 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं। हमारे नेता सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि हम कैसे करके इनको सब्सिडी दे दें, हम कैसे भी इनको कोई राशन दे दें या इनको छोटी मोटी चीजों में बहला के फुसला के रखें। क्या हमारे बुंदेलखंड में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है? क्या वहां सोलर प्लांट नहीं लगाया जा सकता है? बुंदेलखंड तो और ज्यादा जल रहा है भुखमरी से और तरह तरह की समस्याओं से। तो क्या बुंदेलखंड के लिए कोई पैकेज नहीं आ सकता है? जो इन्वेस्टमेंट धुलेरा में आया है वो इन्वेस्टमेंट सागर में भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट दमोह में भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे छतरपुर में भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे टीकमगढ़ में भी हो सकता है। ऐसी क्या कमी है धुलेरा से? हम इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। धुलेरा में जहाँ 20 लाख 1000 करोड़ की कंपनियां लगाई जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, मेट्रो लाई जा रही है, औद्योगिक हब बनाए जा रहे हैं, क्या हम उनमें से 5%, 10%, 20% पैसा बुंदेलखंड में नहीं लगा सकते? ये हमारे लिए ये समझिए कि संजीवनी की तरह काम करेगा, लेकिन हमारी सरकार कभी इस तरफ सोचती भी नहीं है। ऐसी क्या समस्या है हमारे बुंदेलखंड में कि हमें सिर्फ रियायती दी जाती है, हमें कभी ये हक नहीं दिया जाता कि हम सर उठाकर बोले कि हाँ हम एक अच्छी जगह रह रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, सरकार ने टाटा के साथ मिलकर सौर ऊर्जा और बैटरी निर्माण के क्षेत्र में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। क्या सौर ऊर्जा के प्लांट बुंदेलखंड में नहीं लगाए जा सकते हैं? बुंदेलखंड में जमीन खाली नहीं पड़ी हुई है, वहां बुंदेलखंड में तो और अगर आपने प्लांट लगाया तो उससे कहीं ज्यादा बिजली की उत्पत्ति होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी बुंदेलखंड में ही पड़ती पूरे भारत में। तो अगर आपने वहां सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया तो अगर मानिए आपको एक प्लांट से 100 रुपए बचाने हैं तो वहां आप 120 रुपए बचाएंगे। लगभग 20% से 30% ज्यादा वहां पर आपको इनकम होगी या फायदा होगा प्लांट लगाने पर।
लेकिन फिर भी हमारी सरकारें बुंदेलखंड की तरफ नहीं सोचती। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटा हैं, क्या हमारे मुख्यमंत्री किसी को बोले कि आप उद्योग बुंदेलखंड में लगाइए तो क्या किसी की हिम्मत है को मना कर सकता है? लेकिन ये काम आपको करना होगा। आपको उनको बताना होगा कि आपको कहाँ जरूरत है प्लांट लगाने की, कहाँ पर आपको उद्योग लगाने की जरूरत है। ये काम आपको करना होगा, तभी जाके होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं खुद दिल्ली में एक छोटी सी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, छोटी सी कंपनी चला रहा हूँ। मैं करीब 500 से 1000 लोग मेरे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं। मैं दिल्ली में काम करता हूँ और दिल्ली में काम मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे वो हर सुविधा मिल रही है जो एक बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी होती है। यकीन मानिए, अगर यही 7 सुविधाएं मुझे बुंदेलखंड में मिल जाएं तो ये 2000, 1500 जो भी नौकरियां यहाँ पे मेरे द्वारा चल रही हैं, ये मैं अपने बुंदेलखंड के भाई बहनों को दे सकता हूँ। वहाँ पर अगर मैंने 500,000 भी नौकरियां दे दी या 500,000 परिवार के लिए नौकरी दे दी तो ये कितना बड़ा अच्छा काम होगा। लेकिन इसके लिए आपको उद्योगपतियों को, मेरे जैसे छोटे छोटे लोगों को वहाँ जगह मुहैया करानी होगी, वहाँ पर आपको बिजली पानी की सुविधा देनी होगी, ताकि हम जैसे छोटे छोटे लोग 1000, 500 नौकरियां देकर बुंदेलखंड को किसी न किसी हद तक सहयोग करें और एक डेवलप्ड प्रदेश बनाने में एक भूमिका निभाएं। और ये काम करने के लिए आपको बहुत समय की जरूरत नहीं है। आप एक अखबार में या एक वीडियो में डिजिटल माध्यम से एक बात अपनी कहें कि छोटे और बड़े उद्योगपतियों को आप बुलाना चाहते हैं, बुंदेलखंड में क्या संभावनाएं हैं, उसके तहत आप उनसे बात करना चाहते हैं। देखिए आपके पास कितने लोग आएंगे। दोस्तों, अंत में सवाल यही बचता है कि क्या विकास की यह चकाचौंध केवल गुजरात की सीमाओं तक ही सीमित रहेगी या हमारे बुंदेलखंड जैसे वीरान इलाकों में भी कभी पहुंचेगी? अगर आपको मेरी इन बातों में जरा सी भी सच्चाई नजर आती है और आप चाहते हैं कि बुंदेलखंड का युवा अपने घर पर ही रहकर तरक्की करे, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली तक के गलियारों तक पहुंचे, वहां के जो लोग नेता बैठे हैं उन तक पहुंचे। आपकी एक शेयर की ताकत से शायद सोई हुई व्यवस्था जाग सकती है और सरकार को बुंदेलखंड की तकदीर बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस आवाज को इतना बुलंद करें कि विकास का अगला स्टेशन बुंदेलखंड ही हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अपनी आवाज जरूर उठाएं। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।